देखिए, पहली बात तो ये है कि मायावती को पता है कि उनका दिल्ली में जनाधार जो है बहुत सीमित है। हालांकि ये बात भी छुपी हुई नहीं है कि दिल्ली में उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे तो सही हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो उनके प्रत्याशी हैं कोई जीत दर्ज करने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर नहीं आ रहा है, बल्कि खामोशी के साथ में बस वो खड़े तो हो गए, लेकिन उनका कोई कह सकते हैं कि ऐसा जो जन समर्थन के लिए जाना चाहिए वैसा। अगर चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ होते और अगर आकाश आनंद का इस्तीफा नहीं हुआ होता पार्टी से, मतलब उन्हें नहीं हटाया गया होता उनके पद से, तो क्या यहाँ पर बड़ा खेल यहाँ पर आकाश आनंद करते नजर आ सकते हैं? चंद्रशेखर साथ होते तो क्या ये दोनों मिलकर क्या बड़ा खेल यहाँ पर दिल्ली में करते नजर आ सकते थे? नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का महापर्व चल रहा है। 5 चरण के मतदान जो है पूरे हो चुके हैं और छठे चरण के मतदान का इंतजार है। 25 मई को मतदान होने वाला है। ऐसे में दिल्ली में सभी 7 सीटों पर एक साथ मतदान होने वाला है और दिल्ली की जो जनता है उसकी निगाहें टिकी है कि आखिरकार इस बार दिल्ली की 7 सीटों पर किसकी जीत दर्ज होने वाली है। अगर 2019 की बात करी जाए तो 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी थी, लेकिन इस बार 2024 के चुनावों में बीजेपी पार्टी बड़ा खेल यहां पर करती नजर आई और बीजेपी पार्टी ने 6 सीटों से अपने कैंडिडेट बदल दिए और एक सीट पर अपना कैंडिडेट नहीं बदला, उनका नाम है मनोज तिवारी। और रेस में देखिए बसपा भी पीछे नहीं है, बसपा ने भी यहाँ पर 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। ऐसे में आज चर्चा करेंगे, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल सर यही लेना चाहेंगे कि आखिरकार मायावती ने जो बड़ा खेल यहाँ पर दिल्ली में वो करती नजर आई है चुनावों के बीच, क्योंकि देखिए कभी भी 7 सीटों पर मायावती ने एक साथ अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, लेकिन इस बार एक साथ उन्होंने 7 सीटों पर कैंडिडेट उतारे। अब कई तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर ये सारा जो गाड़ी है इस बार बसपा की वो भारतीय जनता पार्टी चला रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बीएसपी सर देखिए कैंडिडेट उतारती है तो मैं कहूँ बिल्कुल भी वोट ना काटे तो 15, 20, 30 हजार, 40 हजार कुछ वोट तो यहाँ पर काटती नजर आएगी हर सीट से बीएसपी पार्टी। तो ऐसे में हर सीट पर बीएसपी ने अपने कैंडिडेट भी उतारे हैं, आम आदमी पार्टी भी टक्कर में है, कांग्रेस भी है और बीजेपी पार्टी भी है। इसमें किसको घाटा यहाँ पर सबसे ज्यादा होता दिखाई दे रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मायावती को पता है कि उनका दिल्ली में जनाधार जो है बहुत सीमित है। हालांकि ये बात भी छुपी हुई नहीं है कि दिल्ली में अगर हम SC ST यानी कि दलित वर्ग वोट की बात करें तो ये तकरीबन 20 से 22% के आसपास नजर आता है और इसी को लेकर मायावती की चाहत हमेशा से रही है कि दिल्ली में भी हमेशा एक्टिव रहा जाए। लेकिन अमूमन चुनावों में आप देखिए कि आती तो हैं, चुनाव लड़ती भी हैं, लेकिन वो सफलता उनको नहीं मिलती जिसकी तलाश में शायद वो रहती है। और अब दिल्ली में जबकि 25 मई को वोटिंग होने वाली है, लेकिन मायावती 7 की 7 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन एक भी सीट पर उनका जो कह सकते हैं प्रत्याशी है वो सक्रिय भूमिका में नजर नहीं आता। और अगर हम साउथ दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ पर अब्दुल बासित BSP के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनको लेकर अभी तक ऐसा माहौल नहीं बना है जो ऐसा लगे कि वो बाकी कोई कह सकते हैं चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन उनके ऊपर दबाव बनाने वाले हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के ऊपर दबाव बनाने वाले हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि मायावती को यहाँ पर रैली करनी चाहिए थी, लगातार एक्टिव रहना चाहिए था, आकाश आनंद को यहाँ पर एक्टिव रहना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है दिल्ली को और यही वजह है कि सिर्फ प्रत्याशी उतारना तनुज एक बात नहीं होती, प्रत्याशी उतारने के बाद वहाँ पर काम करना और वहाँ पर जाना, लोगों को साधना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होता है। आप देखिए कि यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, लगातार वोटर्स को लुभाने के लिए, जन समर्थन जुटाने के लिए लगातार रैलियाँ कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँचते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि मायावती का कौन सा प्रत्याशी या कौन सा ऐसा कह सकते हैं उनका बड़ा लीडर लोगों के बीच पहुँच रहा है, वोट मांग रहा है? तो ये तीनों के बीच में जो फासला है दलों के बीच में वो ये बताता है कि BSP सिर्फ नाम मात्र के लिए चुनाव में आना चाहते हैं। और आपने सही कहा कि 50-40 हजार वोट भी अगर वो काट लेते हैं इस नाम पर कि भाई हम दलित जो वोट बैंक को साधना चाहते हैं, हम मुस्लिम वोट बैंक को साधना चाहते हैं, तो उस नाते 40-50 हज़ार का वोट बैंक अगर किसी की हार जीत का कारण बनता है तो उस भूमिका में ज़रूर मायावती या उनकी पार्टी नज़र आती है। इसलिए चाहे अखिलेश यादव हों या और तमाम दल हों, मायावती को लगातार ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि मायावती जो है वो बीजेपी का सपोर्ट करते हुए नजर आती हैं, बीजेपी को समर्थन देती हुई नजर आती हैं बैकडोर से। और यही वजह है कि दिल्ली में उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे तो सही हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो उनके प्रत्याशी हैं कोई जीत दर्ज करने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर नहीं आ रहा है, बल्कि खामोशी के साथ में बस वो खड़े तो हो गए, लेकिन उनका कोई कह सकते हैं कि ऐसा जो जन समर्थन के लिए जाना चाहिए वैसा नजर नहीं आ रहा, जिससे लगता है कि वो सिर्फ वोट काटने की जो राजनीति है उसी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। जी सर, वाकई में जैसे कि आपने बोला कि अगर देखिए दिल्ली में चुनाव जीतना है तो आपको उस स्तर की मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है
जिस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी मेहनत करती नजर आ रही है, हर सीटों पर देखिए रैलियां करती नजर आ रही है। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उनकी पत्नी यहाँ पर रैलियां कर रही थी, उन्होंने कमान संभाल लगी थी। अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए तो वो देखिए ताबड़तोड़ रैलियां दिल्ली के अंदर करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है अब ये यहाँ पर जो वक्त है, ये 25 मई से पहले का जो वक्त है, इसमें क्या मायावती दिल्ली का दौरा कर सकती है? कोई बड़ी भव्य रैली यहाँ पर कर सकती है मायावती? बिल्कुल, और 2 दिन का वक्त बचा है, ऐसे में बिल्कुल अपनी स्थिति को स्पष्ट करना पड़ेगा। देखिए आज हम 21 तारीख में बात कर रहे हैं, 22 और 23 के दिन बचा है प्रचार प्रसार के लिए, और यहाँ पर भी अगर मायावती या उनकी पार्टी का कोई बड़ा लीडर यहाँ पर नहीं आता है तो बिल्कुल आप ये मानकर चलिए कि उन्होंने सिर्फ खानापूर्ति करने के लिए अपने प्रत्याशियों को उतारा। और देखिए 7 सीटों पर उतारा है। हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी 80 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे। लेकिन देखिए प्रत्याशी उतारना एक बात है, तनुज प्रत्याशी उतारकर ठीक है आप एक ये कहना चाहते हो कि भाई हम पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव हैं, हम पूरी तरह से बाहर नहीं हुए राजनीति से, हम कहीं ना कहीं जद्दोजहद अपनी जारी रखे हुए हैं, लड़ना चाहते हैं, राजनीति में बने रहना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको एक्टिव तो रहना पड़ेगा। आपके जो प्रत्याशी हैं उनको लगातार लोगों के बीच जाना पड़ेगा, लगातार रैली करनी पड़ेगी, जनसभाएं करनी पड़ेंगी। 2 दिन पहले ही मैं जो साउथ दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी, उनकी जब रैली में मैं पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा हुजूम लोगों का उमड़ा पड़ा था, गर्मी का मौसम, लेकिन उसके बावजूद भी रामवीर सिंह बिधूड़ी उनके साथ तमाम समर्थक वहां पर नजर आए। तो ये बताता है कि देखिए गर्मी, सर्दी और बरसात ये तो सब चलता रहेगा, लेकिन अगर ये मौसम चुनावी है, अगर ये मौसम पूरी तरह से सरकार अपने कह सकते हैं अपने आप को मजबूत करने का है तो उसमें बीएसपी को ताकत झोंकनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी खानापूर्ति के लिए प्रत्याशी को खड़ा किया, और बाकी ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने पूरी तरह सरेंडर करने का मन बना लिया है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जितने भी प्रत्याशी हैं वो घनघोर तरीके से यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते, लगातार लोगों के बीच जाते हुए नजर आते, लगातार लोगों से संपर्क करते हुए तनुज नजर आते, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बीएसपी खुद को कमजोर करने में लगी हुई है, और जिससे सिर्फ ये समझा जा सकता है कि वोट काटने वाली जो राजनीति है उसी को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर पार्टी काम करती तो नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट काटने का काम मुझे लगता है ज्यादा करती नजर आ रही है। लेकिन सर ऐसे में एक आखिरी सवाल और आपसे लेना चाहूंगा, अगर चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ होते और अगर आकाश आनंद का इस्तीफा नहीं हुआ होता पार्टी से, मतलब उन्हें नहीं हटाया गया होता उनके पद से, तो क्या यहाँ पर बड़ा खेल यहाँ पर आकाश आनंद करते नजर आ सकते हैं? चंद्रशेखर साथ होते तो क्या ये दोनों मिलकर क्या बड़ा खेल यहाँ पर दिल्ली में करते नजर आ सकते थे? देखिए वाकई में, और देखिए जाहिर बात यह है कि जो आपके बड़े नेता होते हैं आप उस तरह बीच चुनाव के अंदर उनके ऊपर बैन नहीं लगाते हैं, आप डांटते फटकारते। अगर उनके पास अनुभव नहीं है तो उनको आप समझाते बताते कि भाई आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लीजिए और इस तरह की चीजें आइंदा ना हो, ये कोशिश करिए। लेकिन जिस तरह से मायावती ने उनके ऊपर तुरंत बैन लगा दिया, उसने भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए कि क्या मायावती आकाश आनंद को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती थी? क्या मायावती आकाश आनंद को एक तरीके से मजबूत होते हुए देखना नहीं चाहती थी? अब देखिए उग्र बयानबाजी की बात करें तो आप मुझे बताइए, चाहे वो नवनीत राणा हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, कौन सी ऐसी पार्टी जिसके नेता इस तरह की उलझुल बयानबाजी नहीं कर? लेकिन मायावती ने जिस तरह से आकाश आनंद को तुरंत घेरते हुए उनके ऊपर पाबंदी लगा दी, तमाम पदों से हटा दिया, ये बताता है कि मायावती ने शायद खुद ही ये मन बना लिया है कि वो पार्टी को मजबूत करना नहीं चाहती, बस यूं ही पार्टी को चलाना चाहती है। क्योंकि अगर ऐसा होता, आपने सही कहा कि दिल्ली में चाहे आज़ाद की बात करें आज, या हम जो आकाश आनंद की बात करें, दोनों में से अगर बीएसपी के साथ जुड़े होते और दोनों ही अगर यहाँ पर कह सकते हैं ताबड़तोड़ रैलियाँ करते तो एक इम्पैक्ट जरूर क्रिएट होता हुआ नजर आता है। लेकिन लगता है चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, इसीलिए जो बीएसपी है वो बहुत ताकतवर नजर नहीं आ रही, बहुत सीमित कह सकते हैं कि तरह से वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही, जिससे उनको कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। वाकई में अब देखते हैं कि आखिरकार दिल्ली की इन 7 सीटों पर किसकी जीत दर्ज होगी, आम आदमी पार्टी या फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती नजर आएगी, या फिर देखते हैं कि आखिरकार बीएसपी कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी और कितनों का टिकट यहाँ पर जो कहीं ना कहीं जितने यहाँ पर वोट है, कितने वोट यहाँ पर काटती बीएसपी पार्टी नजर आने वाली है। क्योंकि मायावती ने जो चाल चलने की कोशिश करी है वो चाल कितनी कामयाब होती है वो तो देखिए 4 जून को ही पता लगेगा। खैर, आपको क्या लगता है दिल्ली की इन 7 सीटों पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।